प्रिंस टीम के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं राकेश कुमार सोनी आपके सामने फिर से अपन ने बायोलॉजी पोर्शन में बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अपन ने यहाँ तक स्टडी कर ली थी कि रूपांतरित और अरूपांतरित परपोषी कोशिका की पहचान कैसे की जाती है। रूपांतरित और अरूपांतरित परपोषी कोशिका की पहचान करने के बाद में जब अपने को ये पता चल जाता है कि परपोषी कोशिका रूपांतरित हो चुकी है, उससे मानव उपयोगी उत्पादों का सृजन किया जा सकता है या बाह्य जीन उसके अंदर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, पुनर्योगज प्रोटीन बना रहा है, तो उसके लिए जांच करने के लिए परपोषी कोशिका का अपन क्या करते हैं, सूक्ष्म संवर्धन करते हैं। परपोषी कोशिका का सूक्ष्म संवर्धन करते हैं। सूक्ष्म संवर्धन करने के दौरान इस बात का ध्यान में रखना होता है कि संवर्धन माध्यम जो है उस संवर्धन माध्यम को बार बार बदलना चाहिए। बार बार क्या करते हैं, बदलते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? ताकि जो रूपांतरित परपोषी कोशिका है वो रूपांतरित परपोषी कोशिका है वो सक्रिय रहकर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या पुनर्योगज प्रोटीन या अन्य कोई मानव उपयोगी पदार्थ जो अपने को चाहिए वो बनाती रहे। जब सूक्ष्म संवर्धन के दौरान सही पाया जाता है कि पुनर्योगज प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो अपन बृहद संवर्धन करते हैं। बृहद संवर्धन किया जाता है ताकि जैविक उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उन जैविक उत्पादों की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बृहद संवर्धन के लिए जो उपकरण उपयोग में लिया जाता है उस उपकरण को अपन बोलते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जो होता है वो होज के आकार का गोल पेंदे वाला एक पात्र होता है। इस पात्र में एक एजिटेटर लगा होता है। इस एजिटेटर के अंदर विभिन्न प्रकार की ब्लेड्स लगी होती है, चपटी ब्लेड्स और अन्य आकार की ब्लेड्स लगी होती है जो संवर्धन माध्यम को अच्छी तरह से घूमने पर मिश्रित कर सकती है। और ये एजिटेटर है वो क्लॉकवाइज क्या होता है, घूमता है। इसमें एक द्वार होता है, उस द्वार में एसिड या साल्ट अपन डालते हैं ताकि पीएच का नियंत्रण हो सके, पीएच का नियंत्रण किया जा सके। इसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच नियंत्रक। क्योंकि एक निश्चित पीएच पर ही रूपांतरित परपोषी कोशिका है वो अपना गुणन करती है और जैविक उत्पाद बनाती है। तो पीएच कंट्रोल करने के लिए पीएच नियंत्रक द्वार होता है और यहाँ से दूसरी साइड में भाप का प्रवाह इसमें किया जाता है ताकि कोई सूक्ष्म रोगजनक इसके अंदर पनप न जाए। और इसमें एक द्वार द्वारा जो जैविक उत्पाद प्राप्त होता है उस जैविक उत्पाद को बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार से जो संवर्धन माध्यम है उस संवर्धन माध्यम को बार बार इस एजिटेटर की सहायता से मिक्सअप करते रहते हैं और जो रूपांतरित परपोषी कोशिका है वो क्या हो जाएगी, इसमें गुणन करके उसके अंदर जो बाह्य बीज आती है डीएनए है वो बीज आती है डीएनए अपनी अभिव्यक्ति करेगा और मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त होता रहेगा। साथियों, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो इसके उपयोग के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। अपन एक क्षेत्र लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी
का महत्व क्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का जो महत्व है उसमें से एक महत्व अपन पढ़ रहे हैं, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण। कृत्रिम इंसुलिन, जिसको होम्यूलिन बोलते हैं, होम्यूलिन। इस कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी में कैसे किया गया, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। देखिए कि जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो मनुष्य में इस हार्मोन की कमी से एक रोग होता है, वो है मधुमेह। मधुमेह या अपन कह सकते हैं डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इस डायबिटीज मेलिटस रोग के अंतर्गत रक्त में शर्करा का स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर है वो बढ़ जाता है। अधिकांशतः कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमेह रोग का क्या कारण है। ऑप्शन 1 अगर दिया जाए कि इंसुलिन की कमी, ऑप्शन 2 ये दिया जाए कि ग्लूकेगॉन की अधिकता, ऑप्शन 3 अगर ये दिया जाए कि इंसुलिन की कमी और ग्लूकेगॉन की अधिकता, और ऑप्शन 4 अन्य कोई दिया जाए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट छोटी क्लासों से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि डायबिटीज़ जो मेलिटस होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो फटाक से उस ऑप्शन को राइट कर देते हैं जो सबसे पहले ऑप्शन दिया होता है, इंसुलिन की कमी। साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि डायबिटीज़ मेलिटस जो है या मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी से तो होता ही है, इंसुलिन की कमी से तो होता ही है। और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है इसकी अधिकता से होता है। तो ग्लूकेगॉन की अधिकता से और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, डायबिटीज़ मेलिटस मधुमेह रोग है। ये राइट ऑप्शन आता है कि मधुमेह रोग का कारण क्या है, इंसुलिन की कमी और ग्लूकेगॉन की अधिकता। अपन चल रहे थे कि कृत्रिम इंसुलिन या होम्यूलिन का निर्माण कैसे किया गया। तो मधुमेह के उपचार के लिए रोगियों को कृत्रिम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। साथियों, पहले इस मधुमेह का उपचार करने के लिए सूअर जैसे जो जंतु हैं उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन का उपयोग मानव में किया गया, परंतु जंतुओं से प्राप्त जो इंसुलिन था उसको जब मानव में मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त किया गया तो 2 प्रॉब्लम सामने आई। एक तो ये हुआ कि ये इंसुलिन है वो मात्रा में क्या था, कम था, कि जितने मनुष्य हैं उनको अन्य जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन अगर दिया जाए तो आपूर्ति नहीं हो सकती है। दूसरी, कुछ व्यक्तियों में जंतुओं से प्राप्त जो इंसुलिन हैं उससे एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की संभावना होती है। तो एलर्जी होने के कारण से सूअर जैसे जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन का उपयोग नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाए कि सूअर जैसे जंतु जिनके अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त किया गया और मधुमेह के रोगियों को दिया गया, तो एक तो मात्रा कम थी और एक उनसे क्या होने लग गई, एलर्जी होने लग गई। इन 2 समस्या के कारण आवश्यकता पड़ी कि इंसुलिन बनाया जाए। अब दूसरी जो समस्या ये आती है कि जो इंसुलिन होता है मानव शरीर में, जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन प्राक इंसुलिन होता है। प्राक इंसुलिन का मतलब वो इंसुलिन निष्क्रिय होता है और इसे विशेष संसाधन की क्रिया द्वारा इंसुलिन में बदला जाता है। तो प्राक इंसुलिन को
सक्रिय इंसुलिन में कैसे बदला जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। तो देखिए, अपन पढ़ते हैं कि प्राक इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या है और वो प्राक इंसुलिन संसाधित होकर सक्रिय इंसुलिन में कैसे बदलता है। तो प्राक इंसुलिन जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, उस प्राक इंसुलिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इंसुलिन एक प्रोटीन प्रकृति का क्या है, हार्मोन है, और हार्मोन की जो प्रोटीन है उसकी इकाई क्या है, एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाते हैं। तो इस प्राक इंसुलिन के अंदर 3 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ये मान लेते हैं पेप्टाइड श्रृंखला सी है, ये मान लेते हैं पेप्टाइड श्रृंखला ए है, और ये मान लेते हैं पेप्टाइड श्रृंखला बी है। ये पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। ये प्राक इंसुलिन की स्ट्रक्चर है। अब मानव शरीर में विशेष संसाधन की प्रक्रिया के द्वारा इस प्राक इंसुलिन को सक्रिय इंसुलिन में बदला जाता है। तो ये जो सी पेप्टाइड श्रृंखला है, इस सी पेप्टाइड श्रृंखला को हटा दिया जाता है। तो 2 श्रृंखलाएं बच गई, केवल एक श्रृंखला तो कौन सी बच गई, ये मान लेते हैं ए श्रृंखला है, ये मान लेते हैं बी श्रृंखला है, और ये पेप्टाइड श्रृंखलाएं दोनों डाइसल्फाइड बंध से क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये 2 श्रृंखला वाला, जिसमें पेप्टाइड श्रृंखला ए और पेप्टाइड श्रृंखला क्या है, बी है, ये क्या है, सक्रिय इंसुलिन है। इस प्रकार से सक्रिय इंसुलिन है उसका निर्माण हुआ। तो कौन सी श्रृंखला हटी, सी पेप्टाइड श्रृंखला है, वो सी पेप्टाइड श्रृंखला है वो हट गई। तो सी पेप्टाइड श्रृंखला को जब प्राक इंसुलिन से रिमूव कर दिया जाता है या रिमूव हो जाती है, तो वह प्राक इंसुलिन किस में बदलेगा, सक्रिय इंसुलिन में बदलेगा, और वह सक्रिय इंसुलिन है वो क्या करेगा, अपना कार्य करेगा। अब साथियों, बायोटेक्नोलॉजी के दौरान ये समस्या आई कि मानव शरीर में स्पेशल संसाधन की प्रक्रिया द्वारा या स्पेशल प्रोसेस की प्रक्रिया द्वारा प्राक इंसुलिन है वो सक्रिय इंसुलिन में बदल जाता है। लेकिन मानव शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किस प्रकार से सक्रिय इंसुलिन बनाया जाए, ये एक चुनौती थी बायोटेक्नोलॉजी की लैब के लिए। तो साथियों, सर्वप्रथम एक कंपनी अमेरिका की थी जिसका नाम एली लिली कंपनी था। उस एली लिली नामक कंपनी ने, कौन सी कंपनी, एली लिली कंपनी थी जो अमेरिका की थी। उस कंपनी ने कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण प्रयोगशाला में किया। कैसे किया इस कंपनी ने, एली लिली कंपनी ने इंसुलिन का निर्माण, उसकी स्टडी अपन करते हैं। तो एली लिली कंपनी ने मानव शरीर से 2 डीएनए अनुक्रम अलग किए। एक मान लेते हैं डीएनए अनुक्रम जो पेप्टाइड श्रृंखला ए के लिए है, ए पेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है, उसको अलग किया। ये मान लेते हैं कि ये ए पेप्टाइड श्रृंखला को बनाने वाला डीएनए अनुक्रम है। और दूसरा डीएनए अनुक्रम जो मानव शरीर से ही पृथक किया गया, जो मान लेते हैं बी पेप्टाइड श्रृंखला को निर्मित करता है। ये मान लेते हैं बी पेप्टाइड श्रृंखला को निर्मित करने वाला अनुक्रम है डीएनए का। इन 2 डीएनए अनुक्रमों को अलग किया गया और इन दोनों डीएनए अनुक्रम को PBR 322 जो प्लाज्मिड है, PBR 322 जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के साथ जोड़कर क्या बनाया, एली लिली कंपनी ने 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। इस प्रकार से 2 अलग अलग रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एली लिली कंपनी ने बनाए। तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये हो गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये हो गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो अनुक्रम है वो कौन सा है, पेप्टाइड श्रृंखला ए को बनाने वाला डीएनए अनुक्रम है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो PBR 307
PBR 322 के साथ जोड़ा हुआ डीएनए का अनुक्रम कौन सा है, जो बी पेप्टाइड श्रृंखला को क्या करता है, निर्मित करता है। अब इन दोनों रिकॉम्बिनेट डीएनए को दो अलग अलग ई कोलाई कोशिका में ट्रांसफर किया। प्रपोसी कोशिका कौन सी थी, ई कोलाई कोशिका है, तो ई कोलाई कोशिका में संवर्धन किया। मान लेते हैं कि इसका स्थानांतरण और इसका स्थानांतरण ई कोलाई कोशिका में दोनों रिकॉम्बिनेट डीएनए का किया गया। इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार की रूपांतरित ई कोलाई कोशिकाएं बन गई और इनका अलग अलग माध्यमों में संवर्धन किया। तो इसके संवर्धन से पेप्टाइड श्रृंखला ए निर्मित हुई, ए पेप्टाइड श्रृंखला है वो निर्मित हो गई। और जब इस कोशिका को संवर्धित करेंगे जिसमें जो रिकॉम्बिनेट डीएनए इंसर्ट किया गया है उसमें बी पेप्टाइड श्रृंखला वाला डीएनए अनुक्रम है, तो वो क्या निर्मित करेगा, बी पेप्टाइड श्रृंखला को निर्मित करेगा। तो ये बी पेप्टाइड श्रृंखला है वो निर्मित हो गई। अब इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर एली लिली कंपनी ने क्या बना दिया, प्रयोगशाला में मानव शरीर से बाहर कृत्रिम इंसुलिन या होम्योलिन का निर्माण कर दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा अनुप्रयोग अगर अपन पढ़ें तो वो है जीन चिकित्सा में। तो जीन चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साथियों कि जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का मतलब है कि आनुवंशिक रोगों का उपचार, आनुवंशिक रोगों के उपचार की ये तकनीक है, जीन चिकित्सा तकनीक है। जैसे हीमोफीलिया रोग है, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग है, इन रोगों का उपचार जो आनुवंशिक रोग है उनका उपचार किससे किया गया, जीन चिकित्सा टेक्निक से किया जाता है या जीन थेरेपी से किया जाता है। इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि विसंगत जीन को या त्रुटि युक्त जीन को पहचाना जाता है, जीन को पहचाना जाता है और उस विसंगत या त्रुटि युक्त जीन को पहचान कर उसके स्थान पर सामान्य जीन, उसके स्थान पर सामान्य जीन को लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है, जिससे आनुवंशिक रोग का क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है। तो त्रुटि युक्त या विसंगत जीन को पहचान कर उसके स्थान पर सामान्य जीन को प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा है, जीन थेरेपी है। और जीन थेरेपी का उपयोग किस में किया जाता है, आनुवंशिक रोगों के उपचार में किया जाता है। सर्वप्रथम एक रोग जिसका नाम है एडीए रोग, शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग। इस रोग का उपचार एक 4 वर्षीय बच्चे में किया गया। 4 वर्ष के बच्चे में एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग का उपचार है वो जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा टेक्निक से किया गया। कैसे किया गया और ये रोग क्या होता है, देखिए साथियों, ये रोग होता है एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग। इसमें रोगी के शरीर में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है। और ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम है वो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस एंजाइम की शरीर में कमी होने से
व्यक्ति की प्रतिरक्षा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका उपचार कैसे किया जाए? प्रारंभ में जो उपचार किया गया वो अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण द्वारा किया गया। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तकनीक से किया गया। कुछ में बाई इंजेक्शन इस एडी एंजाइम को, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को रोगी के शरीर में पहुंचाया गया बाई इंजेक्शन। परंतु ये दोनों तकनीक है वो क्या थी, अस्थायी थी। इससे रोग का स्थायी उपचार नहीं हुआ। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से भी और बाई इंजेक्शन एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम के स्थानांतरण से भी रोगी का उपचार है वो क्या हुआ, अस्थायी उपचार हुआ। ये अस्थायी उपचार की विधि थी। तीसरी उपचार की जो विधि अपनाई गई वो क्या थी कि रोगी के शरीर से लसिका कोशिका को निकाला गया और उस लसिका कोशिका को रूपांतरित किया गया। कैसे? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाले जीन को रेट्रोवायरस, यहाँ पर ये रेट्रोवायरस है वो क्या है, वाहक का काम करता है। तो लसिका कोशिका रोगी के शरीर से निकालकर उस लसिका कोशिका के अंदर रेट्रोवायरस वाहक के माध्यम से एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाने वाले जीन को संयुक्त करके लसिका कोशिका में ट्रांसफर किया गया। तो रोग के उपचार की तीसरी टेक्नोलॉजी में क्या किया गया कि जो बच्चा एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग से ग्रसित था, उस बच्चे के या रोगी के शरीर से लसिका कोशिका को निकाला गया और उस लसिका कोशिका को क्या किया गया, रूपांतरित किया गया। कैसे रूपांतरित किया गया? रेट्रोवायरस की सहायता से, जो वाहक है उसकी सहायता से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम निर्मित करने वाले जीन को स्थानांतरित किया गया। किसमें? लसिका कोशिका में। इस प्रकार से जो लसिका कोशिका रूपांतरित हो गई, उन लसिका कोशिकाओं का, रूपांतरित लसिका कोशिका का संवर्धन किया जाता है और संवर्धन करके रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है। परंतु साथियों, ये उपचार भी स्थायी नहीं था, क्योंकि जो रूपांतरित लसिका कोशिका होती है वो मृत प्राय होती है, वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की लसिका कोशिका को शरीर से बार बार बाहर निकालना पड़ता है। उनको संवर्धित करके रूपांतरित लसिका कोशिका को बार बार रोगी के शरीर में क्या करना पड़ता है, स्थानांतरित करना पड़ता है। इस प्रकार से ये तीन उपचार की टेक्निक जो एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता रोग के लिए अपनाई गई वो स्थायी नहीं थी। पहली अस्थायी तकनीक कौन सी थी? अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण द्वारा। दूसरी थी बाई इंजेक्शन के द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का स्थानांतरण करके। तीसरा उपचार की जो तकनीक थी उसमें है रूपांतरित लसिका कोशिका को रोगी के शरीर में पहुंचाकर। तीनों ही तकनीक क्या है? अस्थायी है। अब प्रश्न उठता है कि उसका स्थायी उपचार कैसे किया जाए। तो स्थायी उपचार यदि भ्रूणीय अवस्था में इस रोग की पहचान हो जाए और भ्रूणीय अवस्था में ही भ्रूणीय कोशिकाओं में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को निर्मित करने वाले जीन का क्या कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी जीन चिकित्सा तकनीक अपना ली जाए, तो इस रोग का क्या हो जाएगा, स्थायी उपचार हो जाएगा। साथियों, अपने बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा महत्व पड़ा है। आगे अपन इसका और डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। थैंक यू।